इस वीडियो में क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो वेव फंक्शंस रहेंगे सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक उसे देखेंगे। सो symmetric and antisymmetric wave functions of hydrogen molecule. When two hydrogen atoms meet, a molecule is not always formed. The two atoms repel each other if the spins of two electrons are parallel, and two atoms attract each other if the spins of two electrons are antiparallel. तो जब भी दो हाइड्रोजन एटम्स नज़दीक में आएंगे हाइड्रोजन न्यूक्लियस, तो जब भी वो दोनों पास में आते हैं, एक हाइड्रोजन एटम और एक और हाइड्रोजन एटम, तो ये मॉलिक्यूल तो नहीं फॉर्म होएगा। तो मॉलिक्यूल इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ एटम्स है। द टू एटम्स रिपल ईच अदर इफ द स्पिन्स ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिसाइड करेंगे कि वो रिपल होएंगे कि या अट्रैक्ट होएंगे। तो ये स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन इज़ नथिंग बट ए टाइनी मैटर। जब भी इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, जब भी कोई चार्ज मूव करता है, मोशन में रहेगा, उसके आसपास तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा ही है, वो तो मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सिबिट करेगा। उसी तरह जब एक इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा हो अपने, जब भी एक इलेक्ट्रॉन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज स्पिनिंग, तो जब इलेक्ट्रॉन अपने आप स्पिन कर रहा होगा तो चार्ज का मोशन ही तो है वो भी एक तरह का। तो क्या हो जाता है, वो एक मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप हो जाती है। तो अब स्पिन अप स्पिन डाउन, सपोज एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन अपर डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपर डायरेक्शन में है, एक और इलेक्ट्रॉन का स्पिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो क्या हो जाता है, तो अगर एक टू इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में स्पिन करते हैं तो क्या हो जाता है, तो उनका नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जब भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में स्पिन अप या स्पिन डाउन में अगर वो स्पिन कर रहे हैं तो वो टाइनी मैग्नेट्स की तरह एक्ट करेंगे। तो इसका नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल, इसका नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल, ये एक ही जब भी नज़दीक आएगा रिपल्शन शुरू हो जाएगा उनके बीच। तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स डेवलप होगा। वही अगर नॉर्थ पोल की जगह हमें साउथ पोल होगा, तो अगर हम यानी कि एक इलेक्ट्रॉन तो स्पिन अप कर रहा है और एक और इलेक्ट्रॉन तो स्पिन डाउन कर रहा है, तो ऐसा है तो क्या हो जाता है, जब भी उनके स्पिन्स ऑपोजिट है, पैरेलल है, तो वो दोनों खींचे चले जाएंगे, दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे अट्रैक्ट बट नॉट रिपल्स ईच अदर, बिकॉज इसका जो नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा और ये जो साउथ पोल है नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे, दोनों हाइड्रोजन एटम्स अट्रैक्ट होकर मॉलिक्यूल को फॉर्म कर देंगे। वही तो यहाँ पर दिया गया है दैट द टू एटम्स अट्रैक्ट ईच अदर इफ द स्पिन्स ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स आर एंटी पैरेलल। जब भी दो इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन इफ द स्पिन्स ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स आर एंटी पैरेलल, तो एंटी पैरेलल है, ये कब एक डाउन में है तो क्या हो जाएगा, हमें नॉर्थ साउथ उस तरह अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगा। वही दो भी एक ही डायरेक्शन में है तो नॉर्थ नॉर्थ रिपल्शन, साउथ रिपल्शन हो जाकर और दूर चले जाएंगे। तो वही है यहाँ पर हमें बोला गया है कि इसके बारे में। नेक्स्ट, द सिस्टम consists of two hydrogen nuclei A and B and two electrons whose coordinates are denoted by 1, 2। तो ये जो सिस्टम है, ये जो हाइड्रोजन atom, the system consists of two hydrogen nuclei A and B and two electrons are denoted by symbols and R1 to the distance between two electrons 1 and 2। जो ये जो हाइड्रोजन एटम्स है, ये दोनों, इसका एक इलेक्ट्रॉन
और ये जो हाइड्रोजन आटम है इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। तो अगर हम देखेंगे तो इनिशियली तो ये हाइड्रोजन आटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, और ये उसी तरह ये हाइड्रोजन आटम के पास, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन आटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन आटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जब भी वो दोनों मिलकर बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाता है कि तो जब भी उनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड जो फॉर्म हो जाता है तो ये हाइड्रोजन के आटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, उसी तरह ये हाइड्रोजन आटम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, दैट इज नथिंग बट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और 2 तो है वो इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए मॉलिक्यूल तो स्टेबलाइज हो जाता है। तो वही तो यहाँ पर दिया गया है कि हमें हाइड्रोजन न्यूक्लियाई द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस रहेगा, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, ऑन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे सिस्टम में, हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन बाय 1 और 2, यानी कि इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रॉन्स R1 to द डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसे हम कैसे देखेंगे तो इन डायग्रामेटिक फॉर्म, ये जो है ये हाइड्रोजन आटम ये का न्यूक्लियस है, फर्स्ट हाइड्रोजन आटम, यानी कि हाइड्रोजन आटम ये हाइड्रोजन आटम बी का न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन आटम बी का न्यूक्लियस है। और ये जो है ये फर्स्ट हाइड्रोजन आटम का इलेक्ट्रॉन है, और ये जो है सेकेंड हाइड्रोजन आटम का इलेक्ट्रॉन है, यानी कि दिस इज़ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज़ सेकेंड इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इट इज़ एट ए डिस्टेंस R(A)(1) फ्रॉम द न्यूक्लियाई ये, क्योंकि R यानी कि डिस्टेंस, को से न्यूक्लियस से, ये न्यूक्लियस से, और को सा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इसलिए R(A)(1। नेक्स्ट अब ये R(B)(1) हो जाता है, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का सेकेंड न्यूक्लियस से, यानी कि बी के न्यूक्लियस से डिस्टेंस, सेकेंड इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का बी के न्यूक्लियस के डिस्टेंस, इसलिए R(B)(1) हो जाता है। उसी तरह हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करेंगे तो दिस इज़ नथिंग बट R(A)(2), यानी कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस ए से R(A)(2) डिस्टेंस पर है। उसी तरह ये जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है वो बीट न्यूक्लियस से, ये जो बीट न्यूक्लियस है उससे सेकेंड इलेक्ट्रॉन बीट न्यूक्लियस से R(B)(2) डिस्टेंस में रहेगा। तो यही है सिस्टम। और ये जो R12 है, दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन द प्रोसेस ऑफ मोशन अराउंड दैट, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो घूमते ही रहेंगे। तो अगर ये फर्स्ट हाइड्रोजन आटम का न्यूक्लियस है और ये सेकंड हाइड्रोजन आटम का न्यूक्लियस है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है ये दोनों न्यूक्लियस के आसपास घूमते रहेंगे बेस्ड ऑन दी प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज़। तो दोनों के आसपास घूमते ही रहेंगे ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो और इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो चेंज होता जाएगा। ये दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दोज 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, दैट इज़ नथिंग बट R12। तो उसी का मीनिंग है R12। तो यही है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो नेक्स्ट, सो फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स द स्क्रॉडिंगर इक्वेशन बिकम्स, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्क्रॉडिंगर इक्वेशन, ये तो हमें हैमिल्टोनियन से आ जाता है। स्क्रॉडिंगर इक्वेशन हैमिल्टोनियन इज नथिंग बट सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जीज। तो टोटल एनर्जी ई का तो लिख लेंगे तो हमारे पास p²/2m की जगह -IH का डेल सब्स्टिट्यूट करेंगे तो p की जगह, और पोटेंशियल एनर्जी p²/2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही तो है फॉर्मूला। p के जगह -IH का डेल सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें स्क्वायर्स, ये स्क्वायर्स आ जाएंगे और उनके शिफ्ट करेंगे तो
फाइनली ये फॉर्म में आ जाएगा, हमें स्क्रॉडिंगर इक्वेशन ए फॉर्म में आ जाता है। तो एक्चुअली वो तो टोटल एनर्जी हैमिल्टोनियन से ही तो डिराइव किया गया है। तो हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स स्क्रॉडिंगर इक्वेशन बिकम्स, ये जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन उस टर्म से आ जाता है ये टर्म del 1 स्क्वायर जाई, और ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी से आता है ये टर्म del 2 स्क्वायर, और ये जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, और ये जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, और ये जो है ये रिपल्शन बिटवीन दोज 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस ए और न्यूक्लियस बी की वजह से फोर्स तो एक्सपीरियंस करता ही है, अट्रैक्टिव फोर्स। उसी तरह ये जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है ये फर्स्ट न्यूक्लियस यानी कि ये तो न्यूक्लियस बी तो न्यूक्लियस की वजह से तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस। एट द सेम टाइम ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपल्सिव फोर्स एक्सिबिट करेंगे क्योंकि सेम चार्जेस है। तो दैट इज गिवन बाय दिस पोटेंशियल रिपल्सिव फोर्स E स्क्वायर बाय R12। तो यही है स्क्रॉडिंगर इंटू जाई। सो यही है स्क्रॉडिंगर इक्वेशन फॉर दिस इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो है वो टोटल एनर्जी है। सो लेट अस सपोज द स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नेगलेक्टेड। तो हम फॉर सब टाइम पहले हम इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन मोशन को बाजुक में रखेंगे, ऑर्बिटल मोशन पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे ताकि ऑर्बिटल स्पेशल वेव फंक्शन आ सके। सो इन ऑर्डर टू सॉल्व वन वी नेगलेक्ट द टर्म E स्क्वायर बाय R12। ये जो टर्म है इसे हम नेगलेक्ट कर देंगे ताकि ये सॉल्वेशन ईजी हो जाए। इन अदर वर्ड्स वी रिकॉर्ड द इलेक्ट्रॉन्स एज मूविंग इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। तो हमें ऐसा सोचनी चाहिए कि अगर हम ये टर्म को नेगलेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब तो यही हुआ कि ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो बिना एक के ऊपर एक डिपेंड करे हुए मूव कर रहे हैं, यानी कि इसका प्रभाव इस इलेक्ट्रॉन पर नहीं पड़ेगा और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। वो दोनों अपने ओन मोशंस में बिना एक को एक पकड़ाए बिना अपने खुद का काम करते जा रहे हैं। सो दैट इज़ नथिंग बट मूविंग इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ से हमें मूविंग इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर कहेंगे। इन एन एक्सटर्नल पोटेंशियल फील्ड तो यही है बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियस। लेट द टोटल एनर्जी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है इसका टोटल एनर्जी तो E प्लस EB है। अगर हाँ यहाँ पर एनर्जीज एडअप हो जाएंगे, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स है, एक का इन्फ्लुएंस एक पर नहीं है, एक के पर एक का प्रभाव दूसरे और पर नहीं है, तो हमें वेव फंक्शन इस तरह आ जाता है। सो जाई इज इक्वल टू जाई A ऑफ 1 इंटू जाई B ऑफ 2, यानी कि wave function of the first electron which is belonging to nucleus A, and this is wave function of the second electron belonging to nucleus B। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए और ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन है। इन टोटल ये दोनों वेव फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसे कि हमें टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एडअप हो जा रहे हैं फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, उसी तरह ये जो वेव फंक्शन है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। where the A of 1 is equal to the A of x1 y1 z1 depends on first electron only। तो ये जो है ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही डिपेंड करेगा क्योंकि हमने इसे नंबरिंग दे दिया है नंबर 1। और उसी तरह xi b of 2 is equal to xi b of x2 y2 z2 डिपेंड्स ऑन सेकेंड इलेक्ट्रॉन। ये जो है इस सेकेंड इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही डिपेंड करता है। ये जो है x2 y2 z2 ये दिस आर दी स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन। वो सेकेंड इलेक्ट्रॉन स्पेस में किस तरफ है उसका पोजीशन डिफाइन करने के लिए वो कोऑर्डिनेट्स है। सो ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, xi plus does not change if we तो नेक्स्ट यही है एज द इलेक्ट्रॉन्स आर इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इंडिस्टिंग्विशेबल है, यानी कि दोनों के बीच हमें डिफरेंस उतना भी पता नहीं चलेगा।
ये अलग इलेक्ट्रॉन है, ये अलग इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक ही तरह के हैं, दोनों जो आइडेंटिकल है तो इंडिस्टिंग्विशेबल है बिकॉज उनका वेव फंक्शन जो ओवरलैप हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे। ओवरलैपिंग ऑफ दैट इज़ आइडेंटिकल पार्टिकल्स इन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स में, तो वहाँ पर उस वीडियो में तो हमने डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट फ्रॉम ईच अदर, दे आर इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों के बीच हमारे फ़र्क तो नहीं पता चलेगा। तो इस वजह से हम इसी को कैसा लिख सकते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की जगह अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की जगह सेकेंड इलेक्ट्रॉन की जगह फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को डाल भी देंगे तो फिर भी हमें कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे और ये जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है इसे यहाँ पर शिफ्ट करेंगे भी तो भी हमें उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पता चलेगा। और सिस्टम पिछले में कैसा था अब भी वैसा ही रहेगा बिकॉज ऑफ आइडेंटिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी इसका सॉल्यूशन हो जाता है, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की जगह सेकेंड इलेक्ट्रॉन की जगह फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। सो ये सॉल्यूशन 3 आल्सो बिलोंग्स टू द एनर्जी। ये भी इसी का भी एनर्जी ए प्लस ई बी ही है। हेंस देयर आर टू वेव फंक्शंस बिलोंगिंग टू द सेम एनर्जी। इट इज़ द केस ऑफ डिजेनरेसी। तो यहाँ पर ये जो वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन और ये वेव फंक्शन का एनर्जी तो सेम ही है, ए प्लस ई बी। सो इसे हमें डीजेनरेसी कहेंगे। ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी लेवल जैसा कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहेंगे। सो यहाँ पर इस कंडीशन को भी हम डीजेनरेसी कहेंगे, यानी कि एक्सचेंज डीजेनरेसी, जो कि वो भी तो हमने डिस्कस किया था एक्सचेंज डीजेनरेसी पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर वीडियो में। नेक्स्ट फ्रॉम 2 and 3 we can make more wave functions belonging to the same energy। तो हम 2 and 3 से इक्वेशन 2 and 3 से हम ज़्यादा से ज़्यादा वेव फंक्शंस बना सकते हैं विच इज़ ए लीनियर कॉम्बिनेशन। तो हमने ये पॉइंट भी ऑलरेडी डिस्कस किया था इन सिंपल सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस में। इफ xi of 1, 2 and xi of 2, 1 are the solutions of स्क्रॉडिंगर इक्वेशन, तो ये दोनों सोल्यूशन होंगे तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी उसका सोल्यूशन कहलाता है, यानी कि ए प्लस बी ऑफ ए इनका लीनियर कॉम्बिनेशन। सपोज एक्स वाई एक पर्टिकुलर इक्वेशन का सोल्यूशंस है तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनता है, ए एक्स प्लस बी वाई। ए और बी की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी, 2x प्लस 3y, 4x प्लस 5y, 4x माइनस वाई, उस तरह। तो वो भी इसके सॉल्यूशंस कहलाता है। तो द एनी लीनियर कॉम्बिनेशन, तो उससे हम 2 लीनियर कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं ना कि सब कुछ। तो xi प्लस यानी कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐडअप कर देना। xi a ऑफ 1 का xi a ऑफ 1 xi b ऑफ 2 प्लस xi a ऑफ 2 प्लस xi b ऑफ 1। सो इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करने से आ जाता है। सो दैट इज़ ऑल्सो ए लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये भी हमें सॉल्यूशन कहलाता है स्क्रॉडिंगर इक्वेशन के लिए। उसी तरह ये भी अगर उन दोनों का हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी उसका सॉल्यूशन कहलाता है। तो नेक्स्ट xi plus does not change if we interchange 1 and 2. So xi plus is symmetric wave function and xi minus changes its sign if 1 and 2 are interchanged. So xi minus is antisymmetric wave function। सिमेट्रिक वेव फंक्शन क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन क्या होता है, ये भी तो हमने डिस्कस किया था सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन वीडियो में। तो यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि अगर हमने फर्स्ट और सेकेंड इलेक्ट्रॉन से एक्सचेंज किया तो xi प्लस क्या हो जाता है, xi a ऑफ 2, यहाँ पर 2 आ जाता है, xi a ऑफ 2 एंड xi b ऑफ 1। उसी तरह यहाँ पर xi a ऑफ 1 इंटू xi b ऑफ 2, यानी कि सेम टू सेम हमें a प्लस b की जगह b प्लस a आ जाता है। हमें पता है कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस a, सेम वही वेव फंक्शन बी फिर वापस में वही आ जाता है फर्स्ट एंड सेकंड पार्टिकल्स को एक्सचेंज करने से। तो इसीलिए तो ये सिमेट्रिक वेव फंक्शन कहलाता है। उसी जगह अगर हमने xi माइनस को देखेंगे तो xi a ऑफ 2 इंटू xi b ऑफ 1 आ जाता है। यहाँ पर xi a ऑफ 1 एंड xi b ऑफ 2 मिनट
तो यहाँ पर ज़ाइए ऑफ टू ज़ाई बी ऑफ वन, यहाँ पर माइनस ज़ाइए ऑफ वन ज़ाई बी ऑफ टू आ जाता है, यानी कि ये इस वेव फंक्शन का एग्जैक्ट माइनस आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़ाइए ऑफ प्लस ज़ाइए ऑफ वन ज़ाई बी ऑफ टू है, लेकिन यहाँ पर माइनस ज़ाइए ऑफ वन ज़ाई बी ऑफ टू, यानी कि एग्जैक्टली ऑपोजिट। तो इस वेव फंक्शन जो है आफ्टर द इंटरचेंज हमें ये वेव फंक्शन का साइन चेंज हो जाता है, नेगेटिव वैल्यू आ जाता है हमें आफ्टर द इंटरचेंज। यानी तो इस तरह के, यानी कि ज़ाई ऑफ जस्ट लाइक ज़ाई ऑफ 1, 2 इज इक्वल्स टू माइनस ज़ाई ऑफ 2, 1 उस तरह। सो इसे हम एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन कहेंगे। तो वही तो यहाँ पर दिया गया है। सो ज़ाई माइनस इज एंटी सिमेट्रिक। As is antisymmetric wave function. Now we have 2, 3, 4a as the symmetrical wave functions. तो अब हमारे पास क्या है कि 2, 3, 4a, यानी कि यहाँ पर भी अब अगर हम देखेंगे तो ये 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1 रखेंगे तो हमें ये बी की जगह, यानी कि अगर ये और ये बी अगर हम मानेंगे तो इस टोटल वैल्यू को आफ्टर द इंटरचेंज हमें बी ए आ जाता है। हमें पता है कि ये भी इज गोस टू बी ए सेम फॉर्म। तो यहाँ पर भी इंटरचेंज करने पर वेव फंक्शन का साइन नहीं चेंज होएगा। तो इक्वेशन 2 भी सिमेट्रिक है, और उसी तरह इक्वेशन 3 भी सिमेट्रिक है, और इक्वेशन 4a भी सिमेट्रिक है। आफ्टर द इंटरचेंज उसका साइन तो नहीं चेंज होएगा। तो इसीलिए इसे हम सिमेट्रिकल वेव फंक्शंस कहेंगे इन तीनों को, एंड 4b एज एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन, क्योंकि इसका साइन जो चेंज कर रहा है। तो इन टोटल हमारे पास 3 सिमेट्रिकल वेव फंक्शन आ जाएंगे और 1 एज एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शंस। नेक्स्ट, इफ़ वी कंसिडर स्पिन वी नो दैट ईच इलेक्ट्रॉन हैज स्पिन। तो अब हम स्पिन के बारे में सोचेंगे तो ये हर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होता है, हाफ। द टू स्पिन्स देन कंबाइन टू गिव रिजल्टेंट स्पिन फॉर द टोटल सिस्टम। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन होता है वो एडअप और सब्ट्रैक्ट, यानी कि कंबाइन होके हमें पूरे के पूरे सिस्टम का स्पिन देता है। तो द स्पिन्स कैन हैव सेम डायरेक्शंस। तो इनका जो स्पिन्स है वो सेम डायरेक्शंस में हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन। तो दैट इज़ नथिंग बट एस इज इक्वल्स टू हाफ, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन स्पिन अप है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी स्पिन अप ही है। तो एस इज इक्वल्स टू 1, हाफ प्लस हाफ 1, एंड दे कैन हैव ऑपोजिट स्पिन, यानी कि हाफ माइनस हाफ। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का स्पिन हाफ है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन का स्पिन माइनस हाफ है, तो हमें हाफ माइनस हाफ 0 हो जाता है। तो वही तो यहाँ पर कह रहे हैं। तो दैट इज़ नथिंग बट एस इज इक्वल्स टू 0। द स्पिन एस इज इक्वल्स टू 0 करस्पॉन्ड टू सिंगलेट, एंड स्पिन एस इज इक्वल्स टू 1 करस्पॉन्ड टू ट्रिपलेट। तो ये सिंगलेट और ट्रिपलेट हम कैसे बोल सकते हैं, बेस्ड ऑन मल्टीप्लिसिटी। 2s + 1 इज़ नथिंग बट मल्टीप्लिसिटी। अगर s 0 है तो 2 × 0 + 1, 0 + 1 इज़ नथिंग बट 1 आ रहा है, इसलिए सिंगलेट। उसी तरह अगर हम ये 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 2s + 1, यानी कि 2 × 1 + 1, यानी कि 2 + 1, दैट इज़ नथिंग बट 3। तो ये ट्रिपलेट कहा जाता है, ट्रिपलेट स्टेट, एंड दिस इज सिंगलेट स्टेट। यानी कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन एंटी पैरेलल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन एंटी पैरेलल हो तो सिंगलेट स्टेट है, हाफ माइनस हाफ। दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन एक ही डायरेक्शन में है तो यानी कि हाफ प्लस हाफ, तो वो ट्रिपलेट स्टेट कहलाता है उस मॉलिक्यूल में। तो नाउ for 2 electrons there will be 2 spin functions, alpha of 1, alpha of 2. The total spin wave function is a product of 2 such spin functions. So we have for 2 electrons 4 spins. तो अब हम
इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन वेव फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले में तो हम स्पिन को बाजू रख दिया है, ओनली ऑर्बिटल उसका स्पेशल कोऑर्डिनेट्स को ध्यान में रखा है। अब हम उसका स्पिन को, इलेक्ट्रॉन के स्पिन को कंसिडर करेंगे तो वेव फंक्शंस इस तरह आ जाते हैं कि ये तो है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है और ये सेकंड इलेक्ट्रॉन है, तो उनका पॉसिबल स्पिन वेव फंक्शंस इस तरह होंगे कि अगर दोनों का स्पिन अप है तो हमें अल्फा ऑफ 1 अल्फा ऑफ 2 आ जाता है, क्योंकि अल्फा डिस्क्राइब्स स्पिन इज ऑल्सो प्लस हाफ। उसी तरह अगर दोनों का स्पिन माइनस हाफ हो तो यानी कि डाउनवर्ड स्पिन, सो बीटा ऑफ 1 ऑन बीटा ऑफ 2, यहाँ पर हमें दिया है कि बीटा डिस्क्राइब्स स्पिन माइनस हाफ, तो इसलिए वजह से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भी माइनस हाफ है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी माइनस हाफ है। नेक्स्ट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ, सेकेंड इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ, इसी वजह से अल्फा ऑफ 1 अल्फा यानी कि प्लस हाफ स्पिन एंड बीटा नथिंग बीटा ऑफ 2 यानी कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ स्पिन। नेक्स्ट सेकेंड इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है वो अप है, इसी वजह से अल्फा ऑफ 2 अल्फा यानी कि प्लस हाफ स्पिन, और उसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन रहा है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन। और नेक्स्ट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डाउनवर्ड का स्पिन है, यानी कि माइनस हाफ स्पिन स्टेट, माइनस हाफ का स्टेट तो बीटा है और उस स्टेट में कौन सा इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, सो इसलिए बीटा ऑफ 1। तो हमें इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगे, 4 स्पिन वेव फंक्शंस आ जाएंगे। तो अब हमें since the 2 electrons are distinguishable from each other, we choose linear combination of 4 functions. तो 2 electrons are indistinguishable, ये जो electrons है उनके बीच में हमें फ़र्क नहीं पहचान सकेंगे, तो सो वी चूज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 4 फंक्शंस। तो अब हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशंस को कंसिडर करेंगे, ये जो 4 फंक्शंस है इसका लीनियर कॉम्बिनेशन, तो अल्फा ऑफ 1 अल्फा ऑफ 2 एंड बीटा ऑफ 1 एंड बीटा ऑफ 2 ऑलरेडी सिमेट्रिकल। तो ये दोनों वेव फंक्शंस को अब अगर हम देखेंगे तो अगर फर्स्ट 1 की जगह 2 2 की जगह 1 डाल भी देंगे तो अगर अगेन हमें अल्फा ऑफ 2 अल्फा ऑफ 1 यानी कि अल्फा ऑफ 1 इंटू अल्फा ऑफ 2 ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, हमें सिमेट्रिकल वेव फंक्शन ही तो आएगा, तो वो ऑलरेडी सिमेट्रिकल कहलाएंगे न। अब हमारे पास ये दोनों चले गई, अब हमारे पास बचा तो अल्फा ऑफ 1 इंटू बीटा ऑफ 2 अल्फा ऑफ 2 इंटू बीटा ऑफ 1। तो इससे हमें क्या करेंगे कि इन दोनों को ऐडअप कर देंगे, ऐडअप करेंगे तो हमें सिमेट्रिकल वेव फंक्शन आएगा। कैसे कि 2 की जगह पर 1 की जगह पर 2 रखेंगे तो हमें वेव फंक्शन का साइन चेंज नहीं होएगा, लेकिन अगर हम माइनस लेंगे तो दैट इज़ एंटी सिमेट्रिकल वेव फंक्शन कहलाता है। नाउ द 4 स्पिन फंक्शंस बी, तो अब हमें 4 फंक्शंस आ गए हैं, जैसे कि हमें ऑर्बिटल मोशन के लिए 4 फंक्शंस आए हैं, यहाँ पर भी हमें 4 आ गए हैं, यानी कि 3 सिमेट्रिकल, ये सारे के सारे सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल वेव फंक्शन। तो यहाँ पर अल्फा ऑफ 2 अल्फा ऑफ 1 और बीटा ऑफ 1 बीटा ऑफ 2, इन सभी से तो हमें पता चल रहा है कि दोनों का प्लस हाफ स्पिन, तो हाफ प्लस हाफ 1 सिंगलेट स्टेट। और हमें पता है कि यह अगर एल वैल्यू फॉर द करस्पॉन्डिंग एल वैल्यू एम वैल्यूज आर रेंजेस फ्रॉम -L to +L, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो -L से +L तक जाता है। उसी तरह यहाँ पर एस का वैल्यू 1 है, तो -1 से लेकर +1 तक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू जाएगा, -1 0 +1, इट एन इंटरवल ऑफ 1। अब नेक्स्ट बचा हुआ ये जो है ये एंटी सिमेट्रिकल वेव फंक्शन है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन अप और एक इलेक्ट्रॉन डाउन, तो हाफ माइनस हाफ यानी कि 0। तो स्पिन यहाँ पर सिंगलेट स्टेट आ जाता है, और यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 ही है, क्योंकि -0 to +0 तो हम नहीं लिखेंगे, ओनली 0 ही तो आएगा। तो सो फॉर गिवन एल वैल्यू एम हैज़ 2L + 1 वैल्यूज़, तो अगर एल का वैल्यू 0 होता है 2 × 0 + 1 यानी कि 0 + 1 = 1, तो इसलिए वजह से एक ही वैल्यू आता है। नेक्स्ट द कंप्लीट वेव फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई स्पिन फंक्शंस। तो अब कंप्लीट वेव फंक्शन हमें चाहिए, तो ऑर्बिटल वेव फंक्शन
और ये स्पिन वेव फंक्शन को दोनों को कंबाइन कर देनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और इलेक्ट्रॉन का स्पिन स्टेट, ये दोनों कंबाइन ही तो हमें ये एक इलेक्ट्रॉन का स्टेट डिफाइन कर सकेंगे। अकॉर्डिंग टू पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओनली 2 प्रोडक्ट्स विल बी अलाउड। तो पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से हमें सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स ही अलाउ कर सकते हैं, यानी कि ये 2 प्रोडक्ट्स, क्योंकि यहाँ जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन है ये प्लस है, यानी कि सिमेट्रिकल, ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल। या ये जो स्पिन वेव फंक्शन है वो एंटी सिमेट्रिकल, तो ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट और एक पॉसिबिलिटी है कि ऑर्बिटल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक हो और स्पिन वेव फंक्शन सिमेट्रिकल हो, यानी कि हमें तो ये जो, क्योंकि पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो फर्मियंस ही फॉलो करेंगे, तो फर्मियंस जो है एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन को एग्जिबिट करेंगे। तो अगर एक फर्मियन एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन को एग्जिबिट करना है तो उसका टोटल वेव फंक्शन भी तो एंटी सिमेट्रिक होनी चाहिए। यही तो है टोटल वेव फंक्शन, दिस इज़ द टोटल वेव फंक्शन। तो अब हम ये ऐसा है कि तो ये इस तरह कह सकते हैं कि टोटल वेव फंक्शन तो एंटी सिमेट्रिक होनी चाहिए, यानी कि अगर हम प्लस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस इंटू माइनस हमें माइनस आ जाता है, उसी तरह माइनस इंटू प्लस करेंगे भी तो भी माइनस आ जाता है, हमें तो यहाँ पर माइनस आनी चाहिए, यानी कि एंटी सिमेट्रिकल ओवरऑल। अगर हम प्लस इंटू प्लस करेंगे तो प्लस ही आएगा, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस ही आएगा। तो हमें कोई किसी एक फंक्शन को सिमेट्रिक होनी चाहिए, तो अगला फंक्शन को एंटी सिमेट्रिक होनी चाहिए, तो वही तो टोटल फंक्शन वेव फंक्शन कहलाता है। दूसरे पॉसिबिलिटीज़ तो नहीं है, तो इसका कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा, उसी तरह इसका कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। 2 सिमेट्रिक 2 एंटी सिमेट्रिक, नो वे। ये किसी एक को सिमेट्रिक होनी चाहिए, किसी एक को एंटी सिमेट्रिक, तो हमें टोटल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फर्मियंस है। Hence the total wave function of 2 electrons is always antisymmetrical in electrons because symmetrical orbital function will be associated with antisymmetric wave function। तो अभी तो हमने कहा है symmetric associated with antisymmetric function, so spin wave function singlet is equals to 0 and antisymmetric orbital wave function associated with symmetric wave function। तो ये antisymmetric associated with symmetrical wave function, यानी कि S is equals to 1 triplet state। तो ओवरऑल हम इसे समरी में देखेंगे तो ये ऑर्बिटल वेव फंक्शन जो कि सिमेट्रिक है, ये एंटी सिमेट्रिक है। सो सिमेट्रिक के लिए स्पिन एंटी सिमेट्रिक है और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन के लिए स्पिन सिमेट्रिक है। और ये जो टोटल एस है, यानी कि क्योंकि यहाँ पर स्पिन जो है वो एंटी सिमेट्रिक है, यानी कि प्लस हाफ माइनस हाफ, इसलिए 0 सिंगलेट स्टेट। यहाँ पर स्पिन दोनों ये जो स्टेट्स है ये सिमेट्रिक स्टेट्स है, यानी कि प्लस हाफ यानी कि 1, तो ट्रिपलेट स्टेट। तो यही है ये टॉपिक, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो थैंक यू।